Yeah. Two figures which exactly overlap over each other are called congruent figures. Any two circles with same radius, कोई भी जिनकी सेम है आर कॉन्ग्रुएंट, इतनी बात भी हमें पता है क्योंकि वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। क्या उनका अगर रेडियस सेम है तो ओवरलैप कर जाएंगे। Two triangles are congruent. Two triangles are congruent. क्या कंडीशन है सौम्या टू ट्रायंगल्स के congruent की? If the three sides are equal, corresponding sides are equal, सही कह रही हो। और बोलो, if two corresponding sides and one If angle their is equal, corresponding angles are अच्छा हाँ, इक्वल, यानी 6 चीजें इक्वल होनी चाहिए। मान लो ये टू ट्रायंगल्स हैं और ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए और साथ में ये इसके इक्वल होना चाहिए और तीन साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि देयर आर 6 पैरामीटर्स, वो अगर मीट कर जाएं तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। दैट इज ए बी सी और डी ई एफ। तो हमने ये बात कहा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, कब कहा जाएगा डी ई एफ के, यदि ए एंगल ए किसके इक्वल हो जाए, एंगल डी के, और एंगल डी किसके इक्वल हो जाए, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाए। और कुछ और भी बातें हैं, 3 एंगल्स भी हों और ए बी किसके इक्वल हो जाए, दैट इज डी ई। और बताइए बी सी ई एफ और साथ में ए सी डी एफ। तो ये 6 क्राइटेरिया है। हाउएवर 3 क्राइटेरियाज आर सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट। अगर 3 भी चीजें मिल जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर वे दोनों फिगर की बाकी 3 चीजें भी मिल जाती हैं। बात समझ में आ गई? तो वो कौन से क्राइटेरिया हम जानते हैं, जैसे SAS, ट्रिपल एस, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी का है, लेकिन टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे वो देखो। टू ट्रायंगल्स are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are लो बता दिया प्रोपोर्शनल, पहले ही बता दिया। So two triangles are similar if their corresponding angles are इक्वल। और सेकंड क्या है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो बताओ, आर प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसका फोटोग्राफ उससे मैच कर रहा है, ठीक है। सो ये इसका फोटोग्राफ इसी से मैच कर जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है, तो मान लीजिए ये 10 टाइम्स स्मॉलर है, सो देन दिस इज सिमिलर टू दिस। कॉन्ग्रुएंट नहीं, ओवरलैप नहीं करेगा, प्रोपोर्शनल हो गया। सो बोथ फिगर्स आर, आवर फोटोग्राफ इज सिमिलर टू आवर फेस। सिमिलर का क्या मतलब है, आवर My child looks similar to me. His child looks similar to me. मतलब क्या है छोटा सा बच्चा, लेकिन उसमें भी वही सब, चेहरे में वही नाक नक्श है, उसका वही रेशो है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर इसका रेशो इस यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ इसमें 1 सेंटीमीटर है, तो हर चीज का जहाँ जहाँ भी रेशो निकालोगे तो 10:1 का रहेगा। तो टू ट्रायंगल्स जरा देखो कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है,
और ये ए बी सी है और दूसरा क्या है डी ई एफ। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, दिखने में एक जैसा लगनी चाहिए। तो ये जरा देखो इनमें क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का ये साइन है टू ट्रायंगल डी ई एफ। ईशान कब होगा ये इफ हाँ, तो कौन कौन सी चीजें एंगल ए किसके इक्वल हो जाए एंगल डी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ और ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ बी सी अपॉन और इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ ए सी अपॉन डी एफ। मान लीजिए ये 5.4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर है और मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ऐसा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितना होगा और ये कितना होगा? बताओ। ठीक बता रहे हैं। जैसे कि मैं- सही हो ये अच्छा होता है, ये बता रहे। देखो इन्होंने इसका रेशो निकाल लिया 3/1 या ये सोच लिया कि इसका 3 गुना है तो इसका ही 3 गुना होगा। अभी बताया देखो इन्होंने बताया कि नहीं भाई इसका 3 गुना ये 1/3 है ना, वो छोटी चीज, तो इसका भी 1/3 ही है या 3 गुना कर लो। अब इस तरीके से आपने बाकी चीज कर ली। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या चीज हो जाएगी कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल सिमिलर है और ये 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है और आपसे पूछा जाए ये एंगल बताओ तब क्या होगा? ये सिमिलर है, एंगल तो इक्वल है ये। तो ये 70 है तो ये कितना हुआ 40 हो गया, तो ये कितना हो गया तो दैट इज 10 तो 70 हो गया कि नहीं? तो करस्पॉन्डिंग उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब जरा देखें कि अगर आप एक लैंप ले घर में, एक लैंप टांग दें और लैंप के नीचे एक सितारा लगा दें, तो इसकी जो रोशनी इस पे पड़ेगी तो क्या ये नीचे भी एक इसकी शैडो बनाएगी और एक स्टार बन जाएगा। तो इस स्टार की यहाँ शैडो बन गई, तो ये जो स्टार होगा ये उसी के प्रोपोर्शन में होगा जो ऊपर आपने रखा था लैंप के नीचे, इसी से तो इसकी रोशनी पड़ रही है। तो ये और ये सिमिलर हुए, उसी की बड़ी बन जाएगी। हाथ रखो तो क्या हाथ का शेड नहीं आता है, कैंडल के सामने हाथ रखो, तो ऐसा आपकी बुक में बना हुआ है फिगर नंबर 6.4 में। अब जरा देखें कि फिगर नंबर 6.5 देखो तो और कुछ चीजें और दी हैं। ये जैसे ताजमहल की रेप्लिका है, तो क्या सभी रेप्लिका सिमिलर होंगी? क्योंकि कुछ बड़ी होगी कुछ छोटी होगी, तो सारी रेप्लिका कैसी हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। अब आप देखें कि 6.5, तो 6.5 देखिए, इसमें 2 क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स दिए हैं। शर्त ये है कि सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और क्या शर्त है? क्या उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना? बस उसका मिनिएचर हो या फिर मैग्नीफाइड हो, यही तो बात है कि नहीं? तो बोल दिया जाता है कि वैसी चीज है। अब जरा देखो तो क्या ABCD और PQRS सिमिलर हैं? दो चीज देखो, मान लें यहाँ पर ऐसे दिया गया है, तो देखो ABCD और PQRS क्या इनके सब एंगल्स इक्वल हैं? अच्छा ये 2.1 है सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर,
तो 4.8 सेंटीमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर, और ये 1.5 सेंटीमीटर, और ये 3.0 सेंटीमीटर। इनके एंगल ये 85 है, 70 डिग्री और 105 डिग्री और 100 डिग्री। 85 है तो 70 डिग्री और 105 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो लिखो एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बताओ, P को, और B किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, Q, D करस्पॉन्ड कर रहा है S को, और C करस्पॉन्ड कर रहा है R। इसको कहते हैं करस्पॉन्ड्स टू, करस्पॉन्ड्स टू। अब जरा देखो, अब मैं निकालता हूं AB बाई, तो अर्पिता क्या करूं, AB बाई AB by PQ शुड बी इक्वल टू BC by QR. BC बाई QR, फिर CD बाई RS और DA बाई SP. S, ठीक है, तो PQR S सही है। तो इस ये रेशो क्या आएगा जरा देख के बताओ, 1/2. तो 1.5 अपॉन 3 इट इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.4 अपॉन 4.8, और फिर क्या होगा 2.1 अपॉन 1/2. 1/2 आ गया सबका रेशो। तो इसका रेशो आ गया 1/2। एज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, so the two quadrilaterals are similar. अगर अंशिका मैं इस 3 को यहाँ ले जाऊँ और 5 को यहाँ ले आऊँ तो भी क्या ये सिमिलर रहेंगे, अब सिमिलर नहीं रहेंगे क्योंकि फिर उनका करस्पॉन्डेंस टूट जाएगा। क्राइटेरिया वो किसी भी लक्ष्य पे किसी भी शेप पे लग सकते हैं। तो यहाँ दिखाया जा सकता है कि ABCD किसके सिमिलर हो गया, ABCD सिमिलर टू PQRS। अब देखिए कि एक स्क्वायर क्या एक रेक्टेंगल के सिमिलर हो सकता है, नीचे के फिगर में देखो 6.6, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होगी और रेक्टेंगल में तो नहीं हो सकती हैं। तो सिर्फ एंगल के इक्वल होने से कुछ होगा क्या, रेक्टेंगल के, तो ये कोई कहते कि एंगल तो इक्वल है तो हो जाए, तो नहीं हो सकता। और सिर्फ साइड के इक्वल भी होने से नहीं होगा, जैसे रोम्बस और स्क्वायर की साइड्स का इक्वल हो सकती है, बताओ। प्रोपोर्शनल तो हो सकता है। प्रोपोर्शनल नहीं, मान लो प्रोपोर्शनल भी हो जाए या इक्वल भी हो जाए तो तब भी वो सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि फिर एंगल की बात आ जाएगी, बात आएगी कि नहीं। तो इस तरीके से मैं कहूँ कि भाई ये एक स्क्वायर है और इसी का 1/4 हमने छोटा सा रोम्बस बना दिया, तो कह दें कि भाई हमारी साइड तो सब 4 सेंटीमीटर की और यहाँ सारी 2 सेंटीमीटर की है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हो जाएंगे, नहीं हो सकते क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल की बात है, वो तो नहीं इक्वल हो पाएंगे। आगे देखिए नाउ, ऐसा अगला फिगर दिखाया गया है कि एक स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर नहीं हो सकते। फिगर 6.7 देखिए। सो एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रहा है ऑल सर्कल्स, क्या सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं क्योंकि वो उसके प्रोपोर्शन में होगा। ये छोटा सर्कल है, जिस रेडाई का जो रेशो होगा ना वैसा ही सिमिलरिटी का प्रोपोर्शन होगा। तो पहले में क्या आएगा, सिमिलर। सेकंड देखिए ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नाउ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या एक स्क्वायर के ध्रुवांशी सिमिलर हो सकता है, बोलो। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर के नहीं हो सकता। तो ऑल कैसे ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा ये बताओ रोमिल, क्या ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो सकते हैं, जैसे इक्विलेटरल के सिमिलर हो गया, ये एक इक्विलेटरल है और एक छोटा सा इक्विलेटरल है, वो सिमिलर हो गए। मान लीजिए ये
3 सेंटीमीटर है। Isosceles नहीं हो सकता है। अच्छा, Side में ये कह रहे हैं कि ये दोनों आइसोसेलेस हैं, एक ये आइसोसेलेस और एक ये, तो ये बोलने नहीं हो सकता है। तो आप इनकी बात का खंडन करते हैं? नहीं करते हैं, यानी ये सही बोल रही हैं। तो एनी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन नॉट बी सिमिलर, क्योंकि उनके अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। एंगल का तो होना पहले जरूरी है, एंगल ही नहीं इक्वल होंगे तो कहाँ से सिमिलर कर पाओगे। अगला देखिए, तो two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles क्या हो बताओ, और इनके corresponding sides क्या हो। तो फोर्थ में है एंगल्स इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सो सेकंड क्वेश्चन में any two circles, so any two squares वो सिमिलर होंगे। फिर कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर। Sir, second में circles with same radius लिखा पड़ेगा। Any two circles with same radius लिखा पड़ेगा। हमें कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी पढ़नी है, तो 9th था, अब 10th आ गया। ठीक है, अब नॉन सिमिलर तो स्क्वायर एंड ट्रायंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल, तो स्क्वायर आपस में कभी सिमिलर हो ही नहीं पाएंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। थर्ड क्वेश्चन, तो ये सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं सिमिलर है? As their corresponding angles are। हाँ, नहीं, क्योंकि तुम क्या एक छोटे सर्कल से बड़े सर्कल का शेड ले सकती हो? तो हो जाए। तुम्हें शेड, अगर उसका शेड बना सको तो सिमिलर है, ना बना सको तो नहीं। प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा, जितना पीछे ले जाओ लैंप के पास और बड़ा वृत्त बना लो। corresponding angles are not equal। बस उसकी तुम शेड बना लो, वही ध्यान रखना बस। तुम अगर उसे जूम कर सको अपने फोन में तो सिमिलर। जूम कर लेती हो ना किसी फोटो को, वो सिमिलर। मान लीजिए ध्रुवांशी की फोटो है, जूम किया तो सुप्रिया की निकली, तब सिमिलर नहीं होगा। अब देखिए, नाउ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये तो हमने सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स देख लिया। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में भी वही बात कही गई जो मैंने आपको बता दी है कि एडिंग दी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। थेल्स थ्योरम के पास दी गई है, वहीं पे जो चित्र दिया है, तो दैट इज उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या यही लिखवाया था अभी? अब आगे देखो कि बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, या इसको डीपीटीवी कहते हैं, या इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स का चित्र बना हुआ है आपके में, इनका पूरा नाम बता देते हैं आपको। इसका कुछ नाम लिखा पूरा, कुछ नाम पूरा किया नहीं है, नेट पे देखना पड़ेगा। अभी थेल्स करके ही जाना, ठीक है? जरा देखो, Theorem 6.1 says if a line is drawn parallel to one side, if a line is drawn parallel to one side of triangle, parallel to one side of triangle to intersect the other two sides, to intersect the other
two sides in distinct point. Okay. The other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. इनका कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें ये कह रहे हैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, लेकिन यहाँ मत ड्रॉ करो क्योंकि फिर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट है। इसको यहाँ ड्रॉ करो, 2 पॉइंट पे करना चाहिए ना। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? 2 पॉइंट पे। तो जो इसका इससे रेशो होगा उसका रेशो उससे। तो इनकी बात है कि यदि हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है और इसमें DE, ठीक है, DE एक लाइन है जो किसके पैरेलल है? BC के। तो जो AD by DB है वही AE by EC है। जिसने थेल्स थ्योरम पढ़ ली वो थेल्स थ्योरम से ही पूरी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कर सकता है, कुछ भी ना पढ़े। ये इतनी जबरदस्त थ्योरम। मान लो फिर तुम ASA क्राइटेरिया सब कुछ भी ना करो, ये तुमको हर एक चीज का एक्सेस दे रहा है, इतनी शक्तिशाली थ्योरम। अब देखो, तो कहीं पर भी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लोग अंत में थेल्स थ्योरम की ही समझ, कुछ भी सवाल करो ये हमेशा हल होगा। ठीक है, तो अभी हम समझे इसका महत्व क्या है। तो इन्होंने बताया कि गिवन क्या है, बताओ, ट्रायंगल ABC, और क्या दिया है कि D किसके पैरेलल है? BC। दुआंशी प्रूफ क्या करना चाहती हो? बोलो। AD अपॉन BD जो है वो A अपॉन C सही है। सो AD अपॉन DB इज AE अपॉन BC। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में कुछ कंस्ट्रक्शन भी है। प्रूफ में D से इस पे परपेंडिकुलर डालो और E से भी इस पे परपेंडिकुलर डालो, E से भी परपेंडिकुलर डालो। ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, DC को भी मिलाओ, जितने भी तुम्हारे कंस्ट्रक्शन होंगे वो सब डॉटेड होंगे और जो मेन फिगर होगा बस वही बोल्ड होगा। ये भी डॉटेड होगा, सिर्फ मेन फिगर ही रहेगा, जितना गिवन है वही बोल्ड है। अब जरा देखिए, तो इसका मतलब है आपने एक DM परपेंडिकुलर डाला है और EN भी डाला है। सो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू किस पे डाला? AC पे। और ये बताओ EN किस पे डाला है? AB पे। ज्वाइन BE एंड, ऐसी बात करनी। अब देखो, ये मुझे बताओ कि एरिया ट्रायंगल AD क्या होगा? इधर इधर से चलो, एक बार इधर इधर चलो, एक बार इधर इधर से। अब AD का मैं पूछ रहा हूं तो बेस इसको लो, तुम्हें दोनों की सुविधा है बेस लेने की। तुम ये भी बेस ले सकते हो, उसके लिए भी तुम्हारे पास परपेंडिकुलर उपलब्ध है। अगर ये बेस लोगे तो क्या ये परपेंडिकुलर है? तो हाफ इंटू बेस, और नहीं तो इधर भी बेस ले सकते हो। तब तक ये बेस लोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तब ये ले लेना। अभी क्या लिखोगे बताओ? हाफ इंटू AD इंटू EN यानी कुछ भी लिखो, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। मान लो जैसे कोई ट्रायंगल होता है ना, और ट्रायंगल में तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया और कोई पूछे बताओ इसका एरिया, तो अब जैसे तुम्हें AD दे दे और EN दे दे तो कह देना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये बेस नहीं है? और ये हाइट है, तो इस वाले का एरिया क्या हुआ? AD का। सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का पूछ रहा हूं, तो क्या उसके लिए बेस और हाइट नहीं हो गया? अच्छा, अब नीचे आ जाओ। कहीं तुमने ऐसा देखा है
कि मैं आपसे कहूं कि अब DBE किसका है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो जैसे कोई ऐसा ट्रायंगल हो, ऐसा DBE और E ऐसा ट्रायंगल हो, तो फिर आप क्या करोगे, मान लो इस तरीके से ये ऐसे ही तो है, लगभग मिल रहा है कि नहीं। देखो DBE है, DBC क्या है बोलो, DBC। तो DBC ट्रायंगल हो, और मैं कहूँ बताओ इसका भी एरिया बताओ, ये बस तो BC को बेस, ये देखो। तो ऐसी स्थिति में तुमको बेस तो मिल गया, लेकिन क्या तुम्हारे पास परपेंडिकुलर उपलब्ध है, तो तुम कहोगे हाँ है तो उपलब्ध, लेकिन वो बाहर गिर रहा है। तो क्या यही वो परपेंडिकुलर है? देखो तो अभी आप BDE लो, क्या लो, BDE ये वाला ऐसे। तो बोलो इसका परपेंडिकुलर कहाँ गिर रहा है, E, और ये क्या है, N पे गिर रहा है कि नहीं। तो अब हम क्या लेंगे बताइए, एरिया BDE, ये वाला ना लो, कौन सा एरिया लो, BD, सर इसमें बेस कौन सा होगा? ये ट्रायंगल का एरिया है। तो अब इसमें बताओ बेस क्या है, क्या ये बेस है, और ये हाइट बाहर भी गिर सकती है। जैसे तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि किसी का भी हाइट से मतलब नहीं है कि एल्टीट्यूड अंदर गिर रहा है कि बाहर। ये देख लो, ये मान लो एक ट्रायंगल है, और कोई कहे बताओ इसका एरिया क्या है, और हाइट बाहर गिर रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, तो फिर एरिया क्या हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो मान लो इसका तुम्हें चाहिए तो ये बेस हो गया, और इस ट्रायंगल पर फोकस करो तो क्या इसकी हाइट बाहर नहीं गिर रही, इस ट्रायंगल की हाइट बाहर गिर रही कि नहीं ऐसे। तो बताओ इसका एरिया क्या लिखें, हाफ इंटू BD इंटू EN। अच्छा, अब ये तो दो चीज हो गई। अब इस वाली साइड पे आओ और एरिया फिर से निकालो ADE का, लेकिन इस बार बेस कुछ और लेना। देखो एरिया ADE। ईशान अब बताओ जरा, इसको बेस लेते हो बताओ जरा। अगर मान लो ये बेस लिया जाए, पहले तो AD लिया था, अब इसे बेस लो, हाफ इंटू, जैसा ये चीज है और ये है, तो दिस इज A D और E। तो तुमने AE बेस लिया, और ये क्या एक परपेंडिकुलर है जो कि DM है, तो फिर क्या चीज हो जाएगी, हाफ इंटू AE इंटू DM हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे तुमने सर इसमें AD को भी बेस, क्या बेस अगर बेस, AD को भी दिया तो हाँ, तो अब लिया इन्हीं दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे, काम बन जाएगा मेरा। एक बार इधर से कर रहे हैं, एक बार इधर से, यानी दो तरीके से परपेंडिकुलर। इसे बेस लो तो ये परपेंडिकुलर, और इसे बेस लो तो दिखाया कि नहीं उधर, इसे बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर, अब इसे बेस लिया तो है कि नहीं, दोनों तरह से लेना पड़ेगा तभी रेशो आएगा। अब जरा देखो, अब मुझे बताओ कि जैसे मैंने ये लिया था, तो अब इधर मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए बताओ। सो एरिया CD के बारे में, तो इधर जरा देखें, मेरे पास कुछ ऐसा फिगर है, CD का मैं फिगर बनाऊं, ये फिगर है, तो इसका बेस कहाँ गिरेगा, क्या पीछे जाने पे, हाइट कैसे गिरेगी बताओ, क्या ये, वो कौन सी हाइट होगी, दैट इज DM। ये चीज हो गई, और ये हो गया C और ये E। तो अंशिका मुझे बताइए कि एरिया CDE, यहाँ भी CDE था, वो तो BD था, तो एरिया CDE क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ये बेस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो क्या लिखें, हाफ इंटू CE और इंटू DM हो गया।
अच्छा, अब दिस बाई दिस कर दो और वहां दिस बाई दिस कर दो। तो मुझे बताओ कि एरिया ADE बाई एरिया BD क्या हो जाएगा, बताओ जरा। हाफ इंटू AD इंटू EN और अपॉन हाफ इंटू BD इंटू। कुछ लोग तो सीधा भी लिख देते हैं, कहते हैं डिवाइडिंग करने पे सब तो कट ही जाएगा, और सीधा क्या AD बाई BD ना लिख दो, और नहीं तो पूरा दिखाना हो तो काट काट के दिखाओ, नहीं तो काट के भी दिखा सकते हैं। देखो ऐसे काट कट गया तो क्या हो गया बताओ, AD बाई BD। तो ये इनका एरिया हो गया, एरिया ADE। ये टर्म चाहे तो आप ये वाली स्किप करके सीधा भी लिख सकते हैं, चल जाएगा काम। और इसी तरीके से अगले में देखो, बुक पूरा लिख रही है, बुक स्किप नहीं कर रही तो हमने भी लिखा है। अब इनको डिवाइड करो जरा, एरिया CD तब क्या होगा, इसको 2 बार ना लिख के पहली बार में डिवाइड करें, ऐसे 2 बार। ऐसे ही लिखा है बुक में, अलग अलग किया। फिर अब सोच रहे हैं कि डिस्प्लीजर और टीचर ना हो जाए, टीचर को नाखुश नहीं करना ना, उससे नंबर पाने हैं, तो बुक में जैसा हमने वही उतार दिया। तो देखो हाफ से हाफ कटा, तो बोलो एरिया ADE अपॉन एरिया CD, तो क्या हो जाएगा AE बाई C। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि मान लो ये 2 पैरेलल्स हैं, एक ट्रायंगल इसके बीच में बना है और एक ट्रायंगल ये बना है, 2 पैरेलल्स। समझ आई बात? मेरा कहने का मतलब है कि ये बेस है, ये सबका कॉमन बेस है, ठीक है। और एक ट्रायंगल देखो PQR है, समझो एक ट्रायंगल कौन सा बताओ, PQR एक ट्रायंगल है, और एक है RQS, दूसरा ट्रायंगल क्या है। अब मुझे ये बताओ अर्पिता कि PQR और RQS में क्या कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? बेस बोला क्या करेंगे और ये दिया गया है, opposite sides of trapezium that is PS is parallel to QR। अच्छा, अब ये जो सौम्या कह रही हैं, नहीं सिर्फ तुम्हें ये बताना है अर्पिता, क्या तुम इनसे सहमत हो? वो कह रही यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, तो कह रही है कि जो इसकी हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी, क्योंकि बिटवीन सेम पैरेलल्स है और बेस भी कॉमन है। तो ये कह रही हैं कि अगर मैं एरिया PQR निकालूं तो भी हाफ इंटू QR और इंटू H ही रहेगा, और यदि मतलब QRS निकालें तो हाफ इंटू QR और इंटू H तब भी रहेगा। तो क्या ये दोनों सेम हो गए? सो 2 ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड 2 ट्रायंगल्स हैं कि नहीं, बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग कॉमन बेस आर इक्वल इन एरिया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है 2 ट्रायंगल्स हैं और क्या ये बिटवीन सेम पैरेलल है और इनका बेस क्या कॉमन है, DE। भले चाहे पलट के कर दिए हो, हमारा बेस नीचे है और इनका बेस कहाँ है। तो 2 ट्रायंगल, एक ये लाल ट्रायंगल और एक हरा ट्रायंगल, इनके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डाल दो, बाहर निकलेंगे डाल, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, कभी बाहर भी जा सकते हैं ना, हमारा बेस तो सेम है, डालो परपेंडिकुलर। इस वाले पे क्या कर दो, लेकिन क्या उन दोनों की हाइट सेम होगी? वो तो सेम होगी, और ये B तो सेम है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 ट्रायंगल्स बिटवीन, देख लो उधर, सेम पैरेलल्स विद कॉमन बेस आर इक्वल इन, रिपीट करो। हाँ, 2 triangles lying in parallels बिटवीन सेम पैरेलल्स, between same parallels and having same base are equal इन in area. सही, इस चीज को लिखो।
देखो टू ट्रायंगल्स एज वी नो, इसके आगे लिखने जा रहे हैं। तो ये तुम्हारी कौन सी इक्वेशन हो गई बोलो? ये फर्स्ट है और ये कौन सी है? सेकंड। ये सब चीजें जो हमने बताई है ना, ये फालतू की है, इन्हें भूल जाओ। ये काम के हैं, ये सब इसका हिस्सा नहीं है। ये थ्योरम है, बस उतना याद रखो। मैंने क्या थ्योरम बताई? टू ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल एंड कॉमन बेस आर इक्वल इन एरिया। तो कौन सी दो चीजें इक्वल इन एरिया हो जाएंगी? देखो इस चीज को सर एक बार दोनों अभी एक्सप्लेन करते हैं, अभी इसी से हो जाएगी। लिखो, वी नो दैट टू ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स and common base are equal in area। अब जरा देखो, ये तुम्हारे पास नीचे का क्षेत्र है और इसमें एक ऐसा ट्रायंगल बना और एक ऐसा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बना और दूसरा कौन सा बन रहा है? तो क्या उनका बेस सेम नहीं है? बेस तो सेम है ना, तो इसलिए इनका एरिया भी सेम हो जाएगा बिटवीन सेम पैरेलल। अब मैं क्या लिख दूं बोलो? एरिया BDE किसके इक्वल है बोलो? इट इज इक्वल्स टू एरिया DCE या CDE। इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये बताओ CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्या BDE लिख दूं? लिख सकते हैं ना? सो पुट दिस इन इक्वेशन 2 में डाल दिया। तो मैं क्या लिख दूं बताओ? एरिया ADE अपॉन एरिया DE, और वहां क्या हो गया? क्या AE अपॉन C हो गया? अब ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। ये मुझे बताओ कि अगर आप फोर्थ इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन से कंपेरिजन करें तो क्या इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया? तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल हो गया? हाँ, फिर से समझो, यहाँ ये आया कि नहीं आया? ये है कि मतलब ये एरिया रेड वाला और ये एरिया, तो क्या इनका बेस सेम है? तो ये दो टू ट्रायंगल्स having common base and between same parallels are equal in area। तो बताओ BDE, और ये सब हटा दो, वो तो हमने वहां समझा ही दिया है, इसकी आप जरूरत नहीं है। तो क्या ये दोनों इक्वल एरिया हैं? तो ये लिखा है कि नहीं? अब बताओ यहाँ पे CD की जगह क्या लिख दिया है? BDE लिख दिया, बिल्कुल इसी में पुट किया और राइट का राइट वाले लिखा ही रहा। जरा अब इसको इससे तुलना करो, क्या इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है? तो क्या इनके राइट हैंड साइड भी सेम होंगे? सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4 और से कर रहे हैं। तो फिर क्या लिखें बताओ? AD by BD, क्या लिखेंगे? AD by BD, ये किसके इक्वल हो गया? AE by AC। देख लो, AE by C हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंशिका की। अंशिका ने कहा कि हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही। सो देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन इज सो दैट इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। इतनी बात बोलो जरा। Other two sides. If a line is drawn parallel to one side of triangle, so that it intersects other two sides at distinct points। हमने कहा यहाँ से ना खींच दे कोई, ये तो फिर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, then it divides other two sides in same ratio। वो क्या करेगी? Then it divides, ऐसा ही लिखा है। Then the other two sides are divided, ऐसा लिखिए, the other two sides are divided in, अब repeat करो। If a line is drawn parallel to one side of the triangle, to
intersect the other two sides of triangle at distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. अदर टू साइड्स Then the other रिपीट करो ईशान when a line is parallel to इज ड्रॉन third side of the triangle, if a line is drawn parallel to side of the triangle, parallel to one side of triangle बोलो parallel to one side of the triangle, to intersect other two sides at a distant points, then the lines are divided. Then the two sides. then other two sides then are other two sides of a triangle are divided in the same ratio. वहाँ पे ट्रायंगल लिखा है पढ़ो बार बार वो चीज नहीं लिखते हैं है ना नहीं लिखा होगा ना समझ में आ गई बात तो ना अब जरा इस चीज को हम लोग करें तो फिर भी नहीं होता हाँ फिर थ्योरम लिखनी है फिगर छोड़ दें क्या गिवन है क्या प्रूफ करना थ्योरम भी लिखनी है प्रूफ भी करना है प्रूफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी हाँ? मैं मिटा दीजिए डर है वैसे मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ऊपर वाला तो गए ऊपर वाला सर मिटा चुका है चलो If a line intersect AB and AC at D and E respectively, बिल्कुल वही चीज कही गई है. So AB and AC को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है T और E पर कर रही है. ऐसा किया ठीक है. और ये भी कहा गया है कि ये जो DE है इस पैरेलल टू BC तो गिवन क्या है ट्रायंगल ABC और DE इज पैरेलल टू BC. तो प्रूव क्या करना है टू प्रूव AD by AB एक लाइन का होना चाहिए is equals to AE by AC. ठीक है ना. आप जगह देखें और किसी का रह गया जमा कर दिए पीछे ना जमा कर दें फिर समझ नहीं आएगा. नाउ देखो आपको क्या प्रूव करना है थेल्स थ्योरम का ये कोरोलरी है मतलब उसी का अनुच्छेद है. तो ये अगर इसके पैरेलल है सो दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस. पहले दिस बाय दिस था. अब दिस बाय दिस बाय दिस. तो हमें ये प्रूव करना समझ में आ गई बात. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या प्रूव करना चाहती हो AD बाय AB इज AE बाय AC. यही तो प्रूव करना चाहती हो. पहले ये था कि दिस बाय दिस. अब थोड़ा बटे पूरा और थोड़ा बटे पूरा. यही तो प्रूव करना है. पहले क्या था थोड़ा बटे थोड़ा और थोड़ा बटे थोड़ा. दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस नहीं था. और अब क्या आ रहा है AD बाई AB. अच्छा पार्ट बाय होल और पार्ट बाय होल. समझ में आ गई बात. अब जरा देखो क्या करें आपको. क्या ये AD है और ये क्या है AB. अब जरा देखिए इसमें आप क्या कर रहे हैं. ये लिख सकते हैं ना कि BD जो है हाफ है AB का. हाँ. तो ये बताओ प्रूफ देखो ये मुझे बताइए बाई थेल्स थ्योरम क्या है. सो DE इज पैरेलल टू BC. सो बाई BPT क्या हुआ बताओ. कोई मुझे बताए. A by B AD बाई DB DB equal to A by AE बाई EC हुआ. सही है.
क्या तुम एडी और ए को बचाना चाहते हो क्योंकि वो क्वेश्चन में है? तो पलटे, एक जोड़े और फिर पलटे आंसर पाएं। इन्वर्टिंग, पहले पलटो फिर 1 जोड़ दो और फिर से पलट दो, आंसर है। जगह देखो, सबसे पहले क्या करें? इन्वर्टिंग, इन्वर्ट करो। इन्वर्टिंग करने से क्या होगा बताओ? dB बाई, और उधर क्या हो जाएगा? EC बाई AE। और अब क्या करें बताओ? एडिंग 1 टू बोथ साइड, का ध्यान दो। एडिंग 1 टू बोथ साइड, अभी पता चल जाएगा देखते ही। बताओ dB बाई AD और +1, और वहां भी क्या कर दो? EC बाई और +1। अब जरा LCM तो लो, तो यहाँ क्या आएगा? dB और प्लस, अच्छा यहाँ भी जरा करो कुछ ऐसा ही, EC प्लस। क्या आप सृष्टि मुझे बता सकती है कि dB प्लस AD क्या है? अच्छा ये AB है और AD। अच्छा ये मुझे बताइए AC और प्लस AE क्या है? AC। क्या ये आपको ऊपर चाहिए कि नीचे चाहिए? AC और AD दो, अल्टो एक जोड़ो पलटो। समझ आई बात की नहीं? 1 की वैल्यू 80 है, ये कैसे पता? ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि 1 को 1 बाई 1 लिखे और 1 से AD में भाग दिया। अच्छा मतलब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। नहीं आप ऐसे समझे, देखो इधर देखो, क्या dB बाई AD है? हाँ सर आगे और 1 को क्या AD बाई AD लिख सकती हो? अब अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर का जोड़, वो भी तो चल जाएगा। इसको AD बाई AD लिख दो 1 को। चलिए अब इसे पलटो, तो इन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा? AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई, हैंस प्रूफ। अब जरा देखो, हाँ ये देखो, ये चीज ना, तो आपको प्रूव करना है कभी भी पैरेलल होती है तो दिस बाई दिस और दिस बाई दिस होता है। तो हमने लिख दिया भाई ऐसा तो होता है, ये पैरेलल है, तो हमने लिख दिया भाई AD अपॉन क्या होना चाहिए? dB इज इक्वल्स टू AE अपॉन BC, ये तो होना चाहिए। अब मैं इसको सीधा भी जोड़ सकता हूँ, 1 अगर ऐसे जोड़ दूंगा तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन फिर मेरे पास dB बचेगा। dB का मुझे कुछ करना नहीं, dB यहाँ है ही नहीं, तो मुझे AD बचाना है, इसलिए इसको पलट लेते हैं। पलटने से क्या हुआ बोलो? dB बाई AD, और यहाँ क्या हुआ? EC बाई AE। अब इन दोनों ही तरफ मैं 1 जोड़ दूँ, dB बाई AD और +1, और यहाँ भी क्या कर दूँ? AE +1। ऐसा करने से ये ऊपर भी चला जाएगा, तो dB और प्लस AD और बाई AD आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? EC प्लस AE बाई। अब मुझे बताओ AD DB क्या होता है? AD और DB मिलके क्या ये AB हो गया? और यहाँ बताओ AE और EC मिलके क्या हुआ? लेकिन आप ये देखें, ये चीजें आपको AD और AC नीचे चाहिए, तो फिर से पलटना पड़ेगा। तो क्या कर दिया? AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। बोलो बात समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड एग्जांपल देखो। एग्जांपल नंबर 2 में भी यही बात कही है। कह रहा है कि सर और थोड़ा जल्दी छोड़ देना, और कल AI का एग्जाम AI का एग्जाम हो गया। नहीं है सर। हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। कब तक आप छूटना चाहते हो? 10:30, 7:30। 10:30 लेट हो जाएगा, जल्दी छोड़ना। अब जरा देखो कि समझिए। अच्छा एक क्वेश्चन तो और करना चाहते होगे ना? हाँ बस एक क्वेश्चन है। चलो वो, लेकिन फिर हम करवाएंगे भी। नहीं सिर्फ छोड़। अच्छा वो कल करवा दें। ठीक, ये देखो। एग्जाम इम्पोर्टेंट है फिर। ओके,
यहाँ दिया गया ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, देख लो ए बी सी और डी एक ट्रेपीजियम है, और उसको कौन कट कर रहा है? EF। ठीक है, ट्रेपीजियम का मतलब क्या समझते हो? गिवन में गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू, अच्छा एक और चीज दी है कि जो EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB, DC भी AB के पैरेलल और EF भी AB के पैरेलल। If ठीक है, two lines are parallel to third line, then they are also parallel to each other। तो इसी तरीके से ये जो दो लाइनें हैं, क्या ये दोनों AB के पैरेलल हैं? तो क्या ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे? आपकी कॉपी की हर लाइन एक दूसरे के पैरेलल। तो इस तरीके से गिवन है। अब टू प्रूव क्या करना है बताओ? AE by AD, टू प्रूव AE by ED is equals to BF by FC। बोलो सही है? अच्छा देखो प्रूफ में लिखो AB is parallel to DC और AB is parallel to EF। If two lines are parallel to same line, then these are parallel to each other। If two lines, ऐसा 9th की थ्योरम थी, are parallel to same line, then these are, वे आपस में क्या होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। इसलिए हमें क्या कह देना चाहिए कि DC किसके पैरेलल हो गया? DC इज पैरेलल टू EF। अब हमें ज्वाइन कर देना चाहिए, ज्वाइन AC ज्वाइन करो। अच्छा ये बताओ, अगर हमने किया तो ये इट पासेस इट कट्स EF एट G, कट्स EF एट G। अच्छा क्या अब इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई की जा सकती है? देख लो, क्या EF DC के पैरेलल है? यहाँ देखो, तो EG क्यों DC के पैरेलल हो गया सौम्या? EG पैरेलल टू DC कैसे हो गया? कुछ लोग तो कहें EF है DC के पैरेलल। पॉइंट थ्योरम ये सब बता देंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल कैसे इनको पता? पार्ट्स ऑफ भाई, अगर आपकी कॉपी की 2 लाइन पैरेलल है तो उसका एक टुकड़ा उठा लो, दूसरा पूरा, तो पैरेलल तब भी होंगी। लो अब बताओ, इन ट्रायंगल ADC अब बाई BPT और किसमें? इन ट्रायंगल, पंखा बंद कर दो। ADC सही है। चलो इधर देखो, सर यहाँ पे सच में जम्मू कश्मीर लगता है, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सही बंद हो गया। BPT सुन लो, क्या ये अब बात ना करो, ये लाइन इसके पैरेलल है, अप्लाई करो BPT ट्रबलिंग। ये इसके पैरेलल है ना, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन पूरी इसके पैरेलल थी, तो क्या इतनी इसके पैरेलल हुई? अप्लाई करिए BPT। हाँ बोलो नेहा, अप्लाई करो। किस पे सर? ADC पे, ADC हाँ। AE upon DE is equals to AG AE by अपॉन ED बोला करो, DE नहीं बोल सकते। सही है, देखो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। ये देखो, अब बताइए इस ट्रायंगल की बात करो वहां ना, आपको क्या लगता है यदि EF इसके पैरेलल है तो GF किसके पैरेलल होगा? भाई EF तो इसके भी पैरेलल है, वो गिवन ही है, तो GF इसके क्यों पैरेलल होगा? लिखो इस बात को। सो लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ ना?
ABC. So GF is parallel. GF किसके पैरेलल है मनीष? रुक जाओ. GF parallel to AB. AB. अच्छा, अब अप्लाई करिए मनीष. अप्लाई BPT. ये इसके पैरेलल है बेस के. CF equals upon में FB और CF अपॉन FB. बहुत अच्छा. इज इक्वल्स टू CG और upon में GA. CG अपॉन ये CF अपॉन FB इज इक्वल्स टू CG और अपॉन GA. क्या ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, क्या सेकंड को पलट दे तो क्या इनका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए? बोलो. एक बार इस पे भी पीटी लगाई, एक बार इस पे भी पीटी लगाई और एक बार पलट दिया. आंसर आ गया. पलटो भी नहीं तो ये इक्वल नहीं होंगे. उसमें एजी ऊपर है, ठीक है, नीचे है और इसमें नीचे. तो इसमें एडमिरल जनरल ऊपर बैठा है और इसमें नीचे. हाँ सृष्टि तुम भी दिमाग लगाओ. तो इसलिए इन्वर्ट करो तो क्या लिखे बोलो? FB अपॉन CF इज इक्वल टू GA अपॉन CG. बोलो सही है. ये थर्ड इक्वेशन हो गई. अब इन दो समीकरणों की तुलना कर ली जाए. इक्वेशन 1 एंड 3. तो लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3. तो नेहा क्या लिख दें? 1 और 3 को मैंने कंपेयर कर लिया. इसका भी राइट इक्वल आ रहा है, इसका भी राइट इक्वल. AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू FD अपॉन CF. क्या ऐसा ही कुछ पूछा गया? बात बन गई. तो इस चीज को लिख लें. अब IP की तैयारी करिए. आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस BBA का बिजनेस मैनेजमेंट. चलो इतना समझ में आ गया. आज 2 ही सवाल हो. इंट्रोडक्शन तो